बोलिए भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की। विचार भारती द्वारा आयोजित श्रीमान ग म मुळे व्याख्यान माला के इस दूसरे सत्र में मंच पर विराजमान श्रीमान प्रभाकर शिंदे जी, इस संस्था के विभिन्न पदाधिकारी गण, वनवासी कल्याण आश्रम के पदाधिकारी गण और उपस्थित नगर अहमदनगर के सज्जन वृंद, माता भगिनी, सभी को मेरा राम राम। मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा क्योंकि बहुत वर्ष में महाराष्ट्र के बाहर रहने के कारण मैं मराठी बोलूंगा तो मेरी गलतियां पकड़ते रहेंगे, तो इस भय के कारण मैं हिंदी में बोलना पसंद करूंगा। मैं इस विचार भारती मंच को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं क्योंकि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। मैं कल के कार्यक्रम में भी उपस्थित रहा। कल का जो प्रथम पुष्प था वो बहुत ही सुंदर रहा और आज के भी हमने जनजाति समाज के बारे में जो गीत और जो पोवाड़ा हम लोगों ने सुना है वो सही में बहुत ही उच्च कोटि का प्रदर्शन था। मैं संस्कार भारती के भी सभी साधकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अपना भारत देश विशाल है, ऐसा हम जानते भी है और घूमने से पता चलता है कि कितना बड़ा है। इस देश की विभिन्न विशेषताएं हैं, उसमें एक विशेषता यह है कि इस भारत में कुल आबादी के लगभग 9% लोग ऐसे हैं जो वनों में, गिरिकंदरों में, पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, जिनको वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, जनजाति कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। तो पूरे भारत में लगभग ये आबादी 12 करोड़ के आसपास है। लगभग 700 प्रकार की जनजातियां ये भारत में रहती है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति आबादी वाला देश है। जैसा पूर्व वक्ता ने बताया कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी। तो इस भारत में पहले से ही नगरों में रहने वाले भी लोग थे, ग्राम में रहने वाले भी लोग थे और वनों में रहने वाले भी थे। और वनों में लोग जाते थे तो ज्ञान संपादन करने के लिए, आध्यात्म विकास के लिए, अपनी चेतना जगाने के लिए जाते थे। इसलिए किसी को विकास करना हो तो वनों में जाना, ऐसी भारतीय परंपरा है। इसलिए गृहस्थाश्रम के बाद और वानप्रस्थाश्रम और उसके बाद संन्यास आश्रम, तो उसके लिए वनों में जाना पड़ता था। इसलिए इस जनजाति समाज जो है, जिसको वनवासी को संविधान में जनजाति शब्द दिया गया है और शेड्यूल्ड ट्राइब को अनुसूचित जनजाति ऐसा कहा गया है। मैं पहले प्रारंभ में 2 अनुभव बताऊंगा। जैसा बताया कि मैं बहुत वर्ष नॉर्थ ईस्ट में रहा, तो मैं नागालैंड में था। एक मेरे मित्र थे, जी थोंग उनका नाम था, और रेंगमा जनजाति के हैं। उनको मैं मिलने के लिए गया था, बातें चल रही थी। उन्होंने अपना एक अनुभव बताया कि वो विदेश में गए थे और प्रवास करते करते वापस थाईलैंड से उनको भारत आना था। ये शायद 2000 के आसपास की बात होगी। तो जब थाईलैंड के एयरपोर्ट पर आए और भारत के लिए फ्लाइट पकड़नी थी, तब उन्होंने आया तो उन्होंने अपना टिकट दिखाया, तो बोले पासपोर्ट दिखाए, तो पासपोर्ट दिखाया, तो उस पर नाम लिखा था जी थोंग, नेशनलिटी इंडियन। तो जो थाई पुलिस था, थाई अथॉरिटी थी, वो बार बार देख रही थी कि इंडियन लिखा है और चेहरा देख रहे हैं, तो दोनों मैच नहीं खा रहा था, क्योंकि नागा लोगों का चेहरा थोड़ा अलग होता है। तो उसने बताया कि नो नो, यू आर नॉट इंडियन। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस करता हूँ। उन्हें अपने आइडेंटिटी कार्ड भी प्रूफ किया कि ये मेरा आई कार्ड है। उन्होंने बताया कि नहीं, आई कार्ड भी झूठ है,
आई कार्ड झूठ है, पासपोर्ट झूठ है, तो आदमी भी झूठ ही है। तो बार बार बता रहा था, लेकिन थाई पुलिस को ना इंग्लिश समझती थी ना हिंदी मालूम थी, तो वो परेशान हो गए। अब ये फ्लाइट चली जाएगी तो पॉकेट तो वैसा ही खाली हो जाता है वापस आते समय, तो फिर वापस कैसा आ जाए, तो बड़े परेशान हुआ था। उसको डिटेन कर दिया, बैठिए बैठिए, बोले हाँ भाई जा नहीं सकते, बोर्डिंग नहीं कर सकते। तब तक उसी फ्लाइट से जाने वाला एक भारतीय सज्जन कोई आया और उन्होंने अपना दिखाया पासपोर्ट, तो उसको कोई शक नहीं हुआ, तो जैसा भारत की चेहरा है वैसा उसका चेहरा होगा। और फिर वो जो अथॉरिटी थी उन्होंने पूछा, ये कि जो पीछे एक आदमी बैठा है ना, उसको देखा है, ये आदमी बोलता है ये नागा है, इज ही इंडियन? तो उसने बताया नो नो ही इज नो इंडियन, ऐसा बोल के चला गया। अब देखो पुलिस बोले देखो भारत का आदमी भी बोल रहा है कि अब भारतीय नहीं है, और हम भी देख रहे हैं तो अब भारतीय दिखते ही नहीं है, तो अब झूठ है। तो थोंग साहब मुझे बता रहे थे, मैं परेशान हो गया कि क्या बताए तो उनको विश्वास हो जाएगा। प्रधानमंत्री का नाम सबको थोड़ा ही मालूम होता है, या राष्ट्रपति का नाम देश के हर, दुनिया के हर देश के हर व्यक्ति को तो मालूम होने की संभावना कम रहती है। और उस समय तो इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, आज से 20-25-22 साल पहले की बात है। तो बोला क्या बताऊं तो ये विश्वास करेगा। उन्होंने बताया आई शाउटेड आई एम द हिमालय, मैं हिमालय हूं। तो पुलिस बोला ओके ओके दैट मीन्स यू आर इंडियन, गो गो गो, जाओ जाओ जाओ, छोड़ दिया मुझे। तो बोला भारत की पहचान क्या है? भारत की पहचान जो है हिमालय, वो तो सब लोग जानते हैं। और बोले विमान में आकर बैठा तो मेरे सौभाग्य से बोले दुर्भाग्य से बोले, जिन्होंने मैं भारतीय कहने के लिए नकारा तो वही मेरे बगल में बैठा था। बोले पहले तो मेरी बात करने की इच्छा नहीं थी, जो मुझे अपना मानता नहीं वो मेरे कैसा हो सकता है। लेकिन हिम्मत जुटा के मैंने पूछा भैया मैं तो नागालैंड का हूं, मैं गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे आप भारतीय पहचानने के लिए मना क्यों किया? तो गुस्से से देखकर बोलता है आप नागा लोग अलग देश की डिमांड करते हैं ना, इसलिए। तो तो बोला कि यदि आप अपने को हमारा नहीं मानते, हम अलग देश की डिमांड करते, इसमें गलत क्या है? हालांकि उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि मालूम ही नहीं है ये समाज कैसा है। दूसरा उदाहरण, हमारे इस बगल के राज्य मध्य प्रदेश का, इंदौर में अपने कार्यकर्ता गए थे, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। तो उनको पूछा कि भाई आपकी समस्या क्या है? या कॉलेज स्टूडेंट्स जो बाहर से गांव से आते हैं शहरों में, तो बड़ी समस्या उनको सहन करनी पड़ती है। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी समस्या हमको रूम मिलने में बड़ा दिक्कत आता था। कोई जाओ तो रूम देते नहीं, कौन है? तो मैं बताता हूँ मैं इधर से आया, मैं झाबुआ से आया हूँ, या मैं धार से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम आप आदिवासी है ना? नहीं नहीं, रूम नहीं मिलेगी आपको। तो हमको रूम ही नहीं मिलती थी। तो बोले मिलती थी अभी नहीं, अभी तो मिलने लगी है। ऐसा परिवर्तन क्यों आया? तो बोले बताते हैं। बोले हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास में अभी एक टंट्या मामा भील का शायद नाम सुना होगा अपने, जैसा राघोजी भांगरे का भी पवाड़ा है ना, वैसे उधर में टंट्या मामा भील नाम के ऐसे ही योद्धा थे। उन्होंने भी ब्रिटिशों के साथ बड़ा संघर्ष किया, उनका भी बड़ा नाम है वहां पर, उनको मामा कहते थे। तो टंट्या मामा भील का एक बड़ा मूर्ति लगाया है, स्टैचू लगाया है। तो अब छात्र जाते हैं, आप कौन है? तो बच्चे बोलते जिनका मूर्ति लगाया है ना उनके हम वंशज है। अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए, चाय पीजिए, रूम तो मिल जाएगी, चिंता कोई मत करिए। तो वहां के लोगों को ध्यान में आया कि जो आदिवासी है, वनवासी है ना, इनका भी ऐसे कुछ बड़े बड़े लोग हैं कि जिन्होंने देश के लिए काम किया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि नगर के लोग जो है, हम जो नगर में रहने वाले, हम मैक्सिमम लोग शायद शहर में रहने वाले हैं, जो स्वयं जनजाति या आदिवासी वनवासी नहीं हो सकते हैं, तो उनके बारे में जो हमारी अवधारणा बनी है ना, वो क्या है, वो सही है ना गलत है, इसके बारे में आज हम थोड़ा चिंतन मंथन करेंगे। तो ये ऐसी धारणाएं सब जगह बनी है कि ये पिछड़े हुए हैं, गरीब है, बेचारे है, इस प्रकार की अवधारणा बनी है। ये सब, ये पिछड़ा है, ये तो असभ्य है, यहां तक कहते हैं। उनको हेड हंटर्स भी कहते थे कई जगह। क्यों? क्योंकि वो किताबों में लिखा है। किसने लिखा है?
ब्रिटिशों ने लिखा है। अंग्रेजों ने जो जो किताबें लिखी है उसमें सब जगह वर्णन ऐसा ही आएगा। कोई सभ्यता होते हुए भी एक भी सभ्यता उन्होंने लिखित स्वरूप में नहीं रखी है। सारे निगेटिव एडजेक्टिव जितने सारे होंगे ना इंग्लिश शब्द के, वो सारे पीछे लगाए हुए उनके, और वही हम पढ़ते जाते रहे। एंथ्रोपोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो। तो इस कारण वो पढ़ते 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 एकेडमिक जगत में जो नैरेटिव खड़ा किया गया, वही पढ़ते पढ़ते हम सब बड़े हुए। हमको भी पेपर में उत्तर लिखना है तो वैसा ही लिखना पड़ता था, और इस कारण हमने मन में धारणा बना ली कि ये इसी प्रकार के हैं। एक प्रकार इमेज मेकिंग किया गया, एक षड्यंत्र के तहत किया गया। इसको हमको समझना होगा। दूसरा, जैसे किताबें आती है वैसी न्यूज भी आती है। तो न्यूज में भी जो न्यूज जो है वो आप देखेंगे नक्सल एरिया की न्यूज आएंगी, या नॉर्थ ईस्ट का कोई आतंकवादी गुट ने कुछ, जैसा भी मणिपुर आ रहा है ना, कुकी और मैतेई का संघर्ष चल रहा है, उसकी न्यूज आती है। बहादुरी करने वाला समाज, ये सारे हो या अन्य भी देश भर में सारे हुए हैं, ऐसे सारे जो वीर हैं इन्होंने ये युद्ध किया। तो ये युद्धों का भी हम इतिहास पढ़ेंगे ना, आश्चर्य लगेगा। नगर में भी हम जितने नाम क्रांतिवीरों के नाम जानते हैं, वो आप देखेंगे 4-5 लोग ही बंदूक उठाकर जाते थे। लेकिन जनजाति समाज में पूरा समाज लड़ता था, पूरा का पूरा समाज। इसलिए कोई एक दो मरते ही नहीं थे। राम जी गोंड को फांसी दिया तेलंगाना में, निर्मल नाम के जगह, तो वर्णन है 1000 लोग फांसी पर लगे। तिलका मांझी के साथ भागलपुर में 1000 से अधिक लोगों को फांसी लगता है। मारे गए युद्ध में तो अलग ही, और केवल पुरुष नहीं, महिलाएं मारी, बच्चों को मार दिया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी भी मारे गए उसमें। तो कहने का मतलब मैक्सिमम कैजुअलिटीज कहां हुई है, तो ये वनवासी क्षेत्र में हुई है, जनजाति क्षेत्र में हुई है। उनको लगा कि जनजाति समाज को कमजोर किए बिना हम लड़ाई जीत नहीं सकते, और कमजोर करने के लिए पहले बदनाम करो। और इसलिए जनजाति समाज को बदनाम करने के लिए ब्रिटिशों ने करता हूं। मैं जब सोचता हूं कि मेरे भतीजे को, मेरे भांजे को जब पहली नौकरी मिलती है, वो क्या करता है? अपने लिए सब कुछ, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं। और जनजाति समाज का बालक बालिका दूसरे के लिए सब कुछ, अपने लिए कुछ भी नहीं। इस प्रकार का समाज समझना है तो अनुभूति लेनी पड़ेगी। अटल जी की कविता है ना, सब कुछ देकर कुछ न मांगते। तो सब कुछ देकर कुछ न मांगने वाला देखना है तो आप उस समाज को देखना होगा। इसलिए उसके अपीयरेंस पर मत जाइए, उसको समझना होगा।
ऐसे महाराष्ट्र में हमारा छात्रावास है, अभी कहाँ का छात्रावास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक रिटायर्ड पति पत्नी हॉस्टल में आकर रहे थे और कुछ कॉलेज छात्र शहर के वहां आए थे। वो जो पति पत्नी आए थे वो 3-4 साल छात्रावास में रहने के बाद उन्होंने किताब लिखी, मराठी में किताब है, कथा वनवासींच्या व्यथा सर्वांच्या अशी पुस्तक आहे ती, गांगल म्हणून एक कोणी। तर उन्होंने लिखा था कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स या कोई नगर के लोग आए थे, उन्होंने बच्चों के साथ परिचय किया, गाना गाया, सब हो गया, बच्चे चले गए। तो धीरे से पूछा उनको कि ये बच्चे अपराधी है ना, क्योंकि पढ़ा है ये क्रिमिनल ट्राइब्स होते हैं। तो उन्होंने हंसते हंसते बताया, वो ये मुझे मालूम नहीं अपराधी है कि नहीं, लेकिन 2 बातें मैं बता सकता हूँ, 2 साल से मैं यहाँ हूँ, हमारे छात्रावास में पैसा रखने के लिए अलमीरा नहीं है, पैसा जो है ड्रॉवर में ही रहता है, जेब में रहता है। 2 साल में 1 भी रुपया मेरे यहाँ से चोरी नहीं हुआ है। और दूसरा, 2 साल में एक बार भी कोई भी लड़का मुझसे झूठ नहीं बोला है। गलती किया तो गलती किया है, स्वीकार कर लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये अपराधी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार ये जो लोग हैं ये इस प्रकार और रहते हैं। इसलिए हम कल फिल्मों की बात चली थी, तो एक देश का वर्णन करने वाले बहुत सारे गीत है। उसमें एक गीत है, कौन सा, जिस देश में गंगा बहती है ना, तो उसमें कहते हैं ना वो कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, उस देश के वासी है हम। ये गीत जो है, तो ये यदि देखना है तो शहर में देखना आजकल कम मिलता है। ये देखना है ना तो अपने को जनजाति क्षेत्र में जाना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये समाज है, और ये समाज ये दूसरों के बारे में सोचने वाला समाज है। मेरा खुद का उदाहरण बताता हूं मैं आपको। नागालैंड में था, तो नागालैंड में हम वनवासी गांव में जाते थे, जनजाति गांवों में, तो वहां रोड्स नहीं थे, तो 6-7 घंटे पैदल चलना, एक गांव में जाना, और गांव में जाने के बाद वहां के हर परिवार के घर में जाना, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां ईसाईयत का फैलाव ज्यादा है, तो जो हिंदू परिवार वैसे भी कम होते हैं, तो हम वहां हर हिंदू परिवार में जरूर जाते थे। क्यों आए? बस आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, आप बस आप कैसे पूछने के लिए आए। तो एक परिवार में गया था, तो वहां केवल एक बुजुर्ग माँ थी, माता जी थी, और घर में कोई नहीं था। बातचीत बातचीत में पता चला कि उस माता जी को बुखार है, तेज बुखार है। तो ऐसे जगह जब जाते हैं कार्यकर्ता हम लोग, तो एक मेडिसिन का किट भी लेके जाते हैं। तो मेरे साथ जो कार्यकर्ता था, रांगदाव का नाम का, मुझे तो उस समय नागा भाषा नहीं आती थी, तो उसको समझ में आती थी, तो उसने पैरासीटामोल टैबलेट की एक स्ट्रिप माताजी को दिया। तो माताजी कहती है, इतनी टैबलेट्स की आवश्यकता नहीं, मुझे 4 टैबलेट्स पर्याप्त है। तो कार्यकर्ता ने बताया कि बचेगा तो आपके काम में आएगा। वो हंसते हंसते बोली, बचेगा तो दूसरे के काम में आएगा। और इसलिए उन्होंने 4 काट करके रखा और 6 टैबलेट लौटा दिया। लेकिन बोली, बेटा मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है इसका। तो अकेले क्या पैसा होगा? कार्यकर्ता ने बताया, नहीं माताजी आपका आशीर्वाद चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो बोली, नहीं नहीं फ्री में नहीं लूंगी मैं। वो लाठी टेकते टेकते अंदर गई और अंदर से 3 अंडे लाकर हमारे कार्यकर्ता के हाथ में रख दिया। मैं उस समय नया कार्यकर्ता के रूप में गया था। मैं भी समझता था कि इनको नागा समाज को सभ्य बनाएंगे, मेन स्ट्रीम में लाएंगे, ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा भी चल रहा था। ये देखने के बाद मेरा अहंकार चूर चूर हो गया। मैं सोचा कि यही अनुभव होता तो क्या होता, नगर में होता तो क्या होता। 4 के बदले 10 टैबलेट्स मिल रहा है, तो फ्री है तो और एक मिलेगी क्या, यही पूछते ना। तो हु इज सिविलाइज्ड, मेन स्ट्रीम कौन सा है, ऐसा प्रश्न मेरे मन में आया। और इसलिए मेन स्ट्रीम में वो है कि नहीं, ये हम जानते नहीं है। इसलिए हमारा एक गीत है, भारत बसता है गांवों में, चले आज हम गांव। भारत सही देखना है ना तो गांव में जाना पड़ेगा, शहर में तो इंडिया हो चुका है अभी। तो इसलिए जनजाति समाज को अनुभूति के बिना समझना यह बड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार ये हम देखते हैं, और इसलिए कभी कभी हम सेवा के रूप में जाते हैं, हमको लगता है कि उनको सेवा करनी है,
अंग्रेजों के जमाने में ये जैसा मैंने बताया कि उन्होंने थियरी जो मैंने बताया कि उन्होंने जनजाति समाज को एक प्रकार बदनाम करने का काम केवल भारत में नहीं किया, अफ्रीका में जहां जहां कॉलोनियल पावर्स गए हैं ना, उन्होंने सब जगह ऐसा किया, अमेरिका में किया, बाकी सभी जगह उन्होंने यही किया। और वो कि ऐसा जो पहले समाज को पिछड़ा बनाना, गरीब बनाना, भूखा रखना, और फिर उसके उद्धार के लिए फिर मसीहा बन के आना। फिर वो बोलते थे दिस इज व्हाइट मैन्स बर्डन, ये हमारा काम है कि ऐसे वंचित लोगों का विकास करो। वंचित किया किसने? आपने ही तो वंचित किया हुआ है। और फिर अंग्रेज चले, हमारे देश के सभ्य लोगों को भी लगने लगा कि इनका उद्धार तो हमको ही करना होगा, इसलिए हम लोग भी अच्छे इंटेंशन से जाते तो है सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा करने के लिए जाते हैं तो जैसा मैंने पहले उदाहरण बताया कि हम सेवा करने के लिए जाते हैं। जैसा हमारे एक डॉक्टर्स का एक ग्रुप गया था छत्तीसगढ़ में, जशपुर के पास, तो लगभग 280 डॉक्टर्स गए थे वहां पर, और उन्होंने जाकर 3-3, 4-4 डॉक्टर्स का एक ग्रुप वहां भेजा था। तो जैसा पहले बताया ना कि मैंने कि वो जनजाति समाज बने, नक्सली रहते, ये होता है, आतंकवाद रहता है, तो डर गए थे कि डॉक्टर्स बोले 3 दिन वहां गांव में रहना है, नेटवर्क मिलेगा कि नहीं, और सवेरे कहाँ जाना पड़ेगा, हाइजेनिक कंडीशंस क्या होंगी, ये सारा थोड़ा टेंशन उनको आया था। लेकिन गांव में गए और फिर वहां 3 दिन रहे, हेल्थ स्टेटस सर्वे किया, मेडिकल कैंप किया उन्होंने, और फिर वापस आने के बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग, उनका अनुभव कथन का कार्यक्रम चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि पहले हम बड़े टेंशन में गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद देखा तो वहां लोगों ने हंसते से स्वागत किया हमारा, और वहां जब देखा हमने तो घर में बैठाया प्रेम से, और जैसे हम अंदर में जाकर बैठे तो घर की जो बहन थी ना, वो गर्म पानी लेकर आई और हमारे पांव वो बहन ने धोए वहां पर। बोले हम अतिथि देवो भव कहते तो थे, लेकिन अतिथि देवो भव का व्यवहार क्या होता है ये हमको मालूम नहीं था। मैनिफेस्टेशन ऑफ अतिथि देवो भव हम पहली बार रियलाइज किया, और 3 दिन वहां रहे, काम भी किया, हंसी मजाक भी किया, गाना भी गया, खाने में सवेरे खाना इस घर में, दूसरे दिन में शाम का खाना दूसरे घर में, हम गांव के ही हो गए। और आने लगे तब गांव के सभी लोग एकत्रित आए और हमको विदाई दिया, और आते समय हमारे आंखों में भी आंसू थे, गांव के लोगों में भी आंसू थे। डॉक्टर्स लोगों ने बताया, वो सब यंग डॉक्टर्स थे। बोले हम स्कूल में थे तो असेंब्ली में हम प्रतिज्ञा म्हणतो ना महाराष्ट्रामध्ये, भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, इंडिया इज माय कंट्री अँड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, म्हणतो खरं, लेकिन विश्वास है क्या हमारा, सही में हमारे भाई बहन है क्या? कितने बार अनुभूति हमने किया है कि सही में हमारे भाई बहन है करके। पहली बार में अनुभूति हुई उस गांव में गए जहां हमको कोई पहचानता नहीं है, हम भाषा भी ठीक से जानते नहीं है, आत्मीयता और अपनत्व का व्यवहार हुआ कि 3 दिन के अंदर हम उस गांव के हो गए, गांव वाले हमारे हो गए। बोले हमको लगता था गांव में जाकर कुछ सिखाएंगे, लेकिन हम ही सीख के आ गए। तो कल्याण आश्रम चाहता है सेवा करना है तो सिखाने के लिए मत जाओ। जनजाति समाज बहुत कुछ जानता है, उनसे सीखने के लिए जाना चाहिए। तो सिखाने को जाओगे तो उसकी कमियों पर आपकी नजर जाएगी, अच्छाई की नजर नहीं जाएगी। और आप जाएंगे तो जरूर उससे सीखने के लिए जाइए, वो भी आपसे सीखेगा। इस कारण समाज सुधारक के रूप में नहीं जाना चाहिए, ऐसे हमारे बाला साहब देशपांडे जी कहते थे। कल्याण आश्रम को सेवा करने वाला कार्यकर्ता ने सुधारक के रूप में नहीं जाना, समरस होने के लिए जाना, उनका बनने के लिए जाना है। बस मैं आपका हो गया हूं, लेकिन वो भी इतना जल्दी नहीं मानेगा। आज तक नहीं आया था, अब क्यों आया, ऐसा मन में उसके भी प्रश्न आता है। आएगा, वो भी परीक्षा करेगा आपकी, सब करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी भी किया था अपने गुरु की परीक्षा, तो वो तो करने का अधिकार सबको है। तो इस प्रकार वो करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना हो जाता है। तो इस कारण सेवा करते समय सिखाने की मानसिकता से जाना, सीखने की मानसिकता से जाना, सिखाने के लिए नहीं जाना। हमारे एक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े लॉयर है, वकील है, वो हर वर्ष 5-7 दिन के लिए ऐसे जनजाति क्षेत्र में जाते हैं अनुभूति लेने के लिए, कुछ भाषण देने के लिए नहीं जाते। अभी वो झाबुआ में गए थे, वो आने के बाद में उनको मिला
फिर मैंने पूछा कि इस बार क्या सीखा, क्या अनुभव लिया? तो बोले अतुल जी, दो बातें मैंने इस बार समझ ली। बोले क्या? मैंने गांव में गया था, तो गांव में गया तो मैंने पूछा कि आपका श्रद्धा का स्थान कहाँ है? तो वहां तो सब जगह इतने बड़े बड़े मंदिर तो रहते नहीं, लेकिन गांव के बाहर में उनका श्रद्धा का स्थान जरूर रहता है। लोग बड़े भक्ति भाव से उसकी पूजा करते हैं, उनकी भाषा में कुछ भजन वगैरह होंगे तो वो भी करते हैं। मैंने पूछा कि आप भजन या प्रार्थना करते भगवान से क्या मांगते हैं? आप भगवान से क्या मांगते हैं? तो लोग बोले हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो कहते क्या है प्रार्थना में? बस हम यही कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश ठीक से मिले, हवा ठीक से बहे, समय पर बारिश हो, प्रकृति शांत हो, सब सृष्टि शांत रहे, तो यही हम कहते हैं। तो बोले मैं तो दंग रह गया। हम शहर के लोग पूरा एग्रीमेंट लेके जाते हैं कि हमको ये दीजिए तो हम ये करेंगे, ये दिए तो ये करेंगे, तो ये तो कुछ मांगते ही नहीं है। और हम तो सिखाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो हम उनको सुधार रहे हैं ना बिगाड़ रहे हैं, ऐसा मेरे मन में प्रश्न आया। ऐसा वो कह रहे थे। और दूसरी बात बोले मैंने क्या सुना, मैंने देखा कि बोले वहां घर तो है लेकिन बीच में बाउंड्री नहीं है, कोई बेड़ा गेड़ा कुछ नहीं है, बाउंड्री कुछ नहीं है, फेंसिंग कुछ नहीं है। मैंने पूछा कि ये बाउंड्री नहीं है? नहीं नहीं, बोले बाउंड्री क्या के लिए चाहिए? तो फिर आपकी जमीन कौन सी, इनकी नहीं, जमीन तो गांव की है। बोले हमारी व्यक्तिगत जमीन थोड़ी है। तो जनजाति समाज की एक सबसे बड़ी बात हमको समझनी पड़ेगी, ये कम्युनिटी बेस्ड है, ये कम्युनिटी के ऊपर निर्भर समाज है। वो कम्युनिटी के बारे में सोचता है। आज सरकारी योजना उनको व्यक्तिगत बनाते जा रही है, वो गलत बात है। जनजाति समाज का व्यक्ति कभी भी अपने बारे में सोचता नहीं है, वो पूरे समाज के बारे में सोचता है। इसलिए जनजाति गांव में जाएंगे ना तो कोई एक ही घर बड़ा, बहुत बड़ा, और दूसरी झोपड़ी, ऐसा कम दिखाई देगा। आज कुछ शैक्षणिक प्रभाव के कारण होता होगा तो बात अलग है, लेकिन जो नेचर है उस समाज का, सबके घर एक जैसे होंगे। ठीक होना शुरू हो जाएगा तो सबके घर ठीक हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई ना, अभी सबके घर एक जैसे होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार की सब बातें हैं। तो जो निरपेक्ष भाव है, और यह अभी नहीं है, आपने रामायण में भी देखा होगा, प्रभु रामचंद्र जी शबरी को मिलने के लिए गए, तो शबरी ने उनका सब रास्ता दिखाया। शबरी ने क्या मांगा? कुछ मांगा? कुछ नहीं मांगा। तो कुछ नहीं मांगना, भगवान सामने बैठा है, उसको भी मालूम है जो मांगेगा वो मिल सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं मांगा उसने। और इसलिए शबरी का और राम का व्यवहार है, बराबरी का व्यवहार था। कोई बड़ा छोटा नहीं, मैं भगवान हूं, ये भक्त है, ऐसा व्यवहार था ही नहीं। इक्वल स्टेटस है दोनों का। वो भी उच्च कोटि भक्त है, साध्वी विदुषी ऐसी है, और ये भी भगवान है, लेकिन वो भी जानते ये ताकतवर महिला है। इसलिए समानता का व्यवहार था, इसलिए अपेक्षा नहीं करना, ये उनका स्वभाव है। और ऐसे कई उदाहरण सब जगह आते हैं हमारे। तो ये जो जनजाति समाज है, ये इसकी विशेषता है। ऐसी अलग अलग प्रकार की हम देख सकते हैं उसको। और इस समाज के लोगों को मिलने के लिए जब हमारे कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता जाते हैं, तो बाला साहब देशपांडे जी, जिन्होंने कल्याण आश्रम स्थापन किया, यहां उनका फोटो है सबसे बाई ओर, मैंने मेरी दृष्टि से बाई ओर। तो ये जब पहली बार नॉर्थ ईस्ट में गए थे, और नॉर्थ ईस्ट में गए थे तो फिर वहां पर आसाम, मेघालय, नागालैंड, वहां उनका जाना हुआ। मेघालय में गए थे तो मेघालय में नर्त्यांग नाम का एक गांव है, उस नर्त्यांग गांव में गए थे। तो वहां खासी, जयंतिया ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो उस समय काम तो ज्यादा था नहीं, हमारा कुछ संपर्क था, तो 15-20 लोग आए थे मिलने के लिए। चर्चा वार्ता जो होना था वो हो गया। फिर भोजन एक परिवार में, तो परिवार में लेके गए उनको भोजन के लिए। भोजन होने के बाद स्वाभाविक रूप से घर वालों का परिचय, कौन कौन है, माता जी का नाम क्या है, इतना अच्छा भोजन बनाया है। तो फिर माता जी का नाम था माई पासा। तो माई पासा से मिले फिर, लेकिन बात माई पासा ना उस घर की है ना उस गांव की है। तो बाला साहब जी ने पूछा फिर ऐसा कैसा? तो माता जी ने बताया कि हाँ, मेरा घर यहां से 50 किलोमीटर दूर है, मैं इस गांव की नहीं हूं, मैं इस जनजाति का अवश्य हूं। मैं बचपन से इसी खासी हिल्स में पली बड़ी हूं, और मैं बचपन से देखती थी कि हमारे खासी हिल्स में क्रिश्चियन मिशनरियां घूमते हैं। उनके फादर घूम रहे हैं, सिस्टर्स घूम रहे हैं, नन्स घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियां घूम रही है। जगह जगह पर उन्हें स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, चर्च खड़े किए हैं।
और ऐसा लगभग 150 वर्षों से वो काम कर रहे हैं। एक जाल बिछा दिया है और सबका उद्देश्य एक है कि उनको सबको धर्म को धर्मांतरित करना। लेकिन मैं तो कभी क्रिश्चियन बनी नहीं, क्योंकि मैं अपना पुराना धर्म, जिसको हम हिंदू कहते, सनातन कहते, उनकी भाषा में कहते न्यामत्रयी, मैं तो न्यामत्रयी मानने वाली हूं। तो मैं कभी क्रिश्चियन नहीं हुई, क्योंकि मैं स्कूल में गई ही नहीं, क्योंकि हमारा स्कूल तो क्रिश्चियनों का ही था। मुझे अपने धर्म में रहना था, इसलिए मैं स्कूल में कभी गई नहीं। लेकिन बचपन से जरूर देखती थी। अभी करते करते मैं भी वृद्धावस्था में आ गई हूं। लेकिन बचपन से जब जब क्रिश्चियन मिशनरी फादर को देखती थी, तब तब मेरा मन कहता था कि एक ना एक दिन हिंदू का फादर भी जरूर आएगा। एक दिन हिंदू का फादर भी जरूर आएगा। इसलिए मैं राह देख रही थी, वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और जब मुझे पता चला कि कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता आने वाला है, तब जिसकी मैं राह देख रही वो आ गया। इसलिए मैं आपको मिलने के लिए आया हूं। मैं गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सोचा मेरे हाथ का खाना तो बना के खिला सकती हूं। यह सुनने के बाद बाला साहब देशपांडे जी रोमांचित हो उठे कि मेरा जनजाति समाज का व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन उसको अपना धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, उत्सव, भाषा, ये सबको बचाना चाहता है। वो कन्वर्ट होना नहीं चाहता है। बाकी भारत का लोग वहां जाते ही नहीं है ऐसे क्षेत्रों में। केवल उनको गाली देने से कुछ होने वाला नहीं, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो माता जी ने उनको बताया। तो जो अनुभव प्रभु रामचंद्र जी को शबरी ने दिया, वो भी राह देख रही थी कि मेरे दरवाजे पर प्रभु आएंगे। ये भी राह देख रही थी कि मेरा धर्म बचाने वाला कोई कार्यकर्ता मेरे दरवाजे पर आएगा। तो बाला साहब जी को ध्यान में आया कि जनजाति समाज अपना धर्म संस्कृति बचाने में सक्षम है। वहां से वो गए नागालैंड। नागालैंड में आपने शायद नाम सुना होगा, रानी गैददिनु का नाम सुना होगा। ये राजा रानी वाली रानी नहीं है। वो उसका जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमिंगलोंग जिले के लुंगकाओ गांव में हुआ। और वो 13-14 साल की थी उस समय उनका संपर्क हाइपाओ जादूनांग नाम के एक क्रांतिवीर से आया। और उसके साथ वो घूमने लगी, लड़ाई करने लगी, असहकार आंदोलन में चली गई। 29 अगस्त 1931 को जादूनांग को फांसी हो गई इंफाल जेल में। फिर ये नागा समाज का ब्रिटिशों के खिलाफ का आंदोलन कौन चलाएगी? तब ये गायदेनुलु बोली, उस समय उसकी आयु थी 16 साल की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी वही उसकी थी। वो बोली मैं चलाऊंगी। और वो लड़की होकर उन्होंने एक आंदोलन को आगे लेके गई। हालांकि एक विषम लड़ाई थी, हाथ में तीर कमान लेकर कितना से लड़ सकते। 1932 में पकड़ी गई वो, और वो जेल में भेजा गया। भारत के इतिहास में केवल एक ही महिला को आजीवन कारावास हुआ है, उसका नाम है गायदेनुलु। और इसलिए 1932 से लेकर 1947 15 साल जेल में रही है वो। कल्पना करिए, वीर सावरकर 11 वर्ष ही रहे थे। 1937 में 1937 में शिलोंग के जेल में ऐसे कैदियों को मिलने के लिए जब जवाहरलाल नेहरू आए थे, तब उन्होंने देखा है छोटी लड़की। तो बोले लड़की कौन है? तो जेलर बोलता है लड़की नहीं, दुर्गा माता का अवतार है। तो बोले क्या? ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया है। क्योंकि उन्होंने बोला, जो जजमेंट दिया है जस्टिस ने, उसमें वो लिखता है गायदेनुलु इज अ टेरर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। गायदेनुलु उत्तर पूर्वांचल के आतंक का नाम है। तो नेहरू जी बोले उनके लिए आतंकवादी हो सकती है, जरूर ये बहादुर है, इसलिए आज से हम उसको रानी गायदेनुलु कहेंगे। इसलिए वो नागा रानी गायदेनुलु हो गई। फिर वो 1947 से बाहर निकली और फिर उन्होंने देखा कि नागालैंड में क्रिश्चियन मिशन का काम बढ़ा है, इसलिए धर्म बचाने के लिए फिर बंदूक लिया, फिर अंडरग्राउंड हो गई, फिर लड़ाई किया। बाद में ओवरग्राउंड होकर उनको पद्म विभूषण भी दिया। इंदिरा गांधी उनको काफी सम्मान करती थी। तो वो बालक, उन्होंने भी एक धर्म संस्कृति बचाना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? बस हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करिए, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे अपना अपना। तब बाला साहब जी को ध्यान में आया कि ये जो
जनजाति समाज का धर्म संस्कृति बचाने का काम ये लोग कर लेंगे, केवल उनके थोड़ा पीछे रहने की आवश्यकता है, हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, बस इतना ही करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में कहते हैं रोग जहां दवा वहां, रोग जहां दवा वहां। उसी प्रकार जहां जिस समाज में धर्मांतरण हो रहा है उसी समाज में धर्म बचाने वाले भी है, आवश्यकता है उसको आइडेंटिफाई करने की। और इस प्रकार ये काम शुरू हो गया। कहने का मतलब, बहुत बार लोगों को लगता है कि इनका धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये सिविलाइज्ड है, इनका भी धर्म है, संस्कृति है, वो जानते भी है। हाँ, उनके पास लिखित रूप में कोई डॉक्यूमेंटेड कोई ग्रंथ है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, लेकिन वो भी प्रकृति की पूजा करते हैं। आपको लगता है कि जंगल काटते, जंगल ऐसा वैसा नहीं काटते हैं। जंगल को काटना है तो पहले पेड़ की पूजा करेंगे, अनुमति लेंगे, तब वो करेंगे। इस तथ्य को समझना है मित्रों। एक बेसिक डिफरेंस वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी में समझना होगा। जो जनजाति समाज मानता है, जो भारतीय अवधारणा है, हम जीव है ऐसा मानते हैं, भगवान है ऐसा मानते हैं, और विदेश के लोग प्रकृति या जंगल को रिसोर्स मानता है। ये रिसोर्स नहीं है, ये हमारे लिए भगवान है। अभी आपने कांतारा फिल्म आई होगी, देखा होगा ना, वो जनजाति समाज पर बनी हुई है। तो ये जंगल को भगवान मानना, और जब भगवान के रूप में देखेंगे तब कोई शोषण नहीं करेगा, जितना चाहिए उतना ही लेगा, वो दोहन करेगा उसका, उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार का ये जनजाति समाज है। तो ये सब जानना है तो हमको जब जाएंगे तो अनुभूति हो जाएगी, तभी हम कर सकते हैं सारी बातों को। इसलिए जब अभी आजादी का अमृत महोत्सव हुआ, इस समय में हमने ऐसे जनजाति 100 महापुरुषों के बारे में डॉक्यूमेंटेशन किया और विभिन्न विश्वविद्यालयों में ये कार्यक्रम किए गए। पहली बार जनजाति समाज के इतिहास के बारे में सब लोगों के सामने विषय रखा गया। दिल्ली विश्वविद्यालय का 100 वर्ष का कार्यक्रम अभी चल रहा है, सेंटेनरी ईयर उनका चल रहा है, उसमें यह कार्यक्रम हुआ जनजाति समाज के इतिहास पर। फिर एक प्रोफेसर थे, वो स्वयं जनजाति समाज के थे, बोले मुझे भी कुछ बोलना है, उनको अनुमति दे दिया। बोले दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल के इतिहास में यह पहला जनजाति समाज के लिए हो रहा है, आज तक कभी हुआ ही नहीं था, ये इतिहास सबके सामने कभी आया ही नहीं था। इतिहास मैंने कोई 2-4 लोगों के महापुरुषों तक इर्द गिर्द गिरने वाला ही, घूमने वाला ही तो इतिहास था। तो इस प्रकार जगह जगह जानकारी हो गई, इस कारण जनजाति समाज में एक स्वाभिमान का जागरण हो गया। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इतिहास आपको भी जानना होगा। इस प्रकार की किताब जनजाति गौरव इस नाम से बनी हुई है, आप उसको अवश्य पढ़ेंगे। तो इस कारण जनजाति समाज के लिए सरकार भी इतनी करती है, आरक्षण भी देते हैं, तो और क्या करना है। देखो मित्रों, आरक्षण सुविधा ये अपने स्थान पर है, लेकिन जनजाति समाज ने इतिहास में अब तक हजारों वर्षों में जो देश की संस्कृति, धर्म, जमीन बचाने के लिए जो त्याग किया है ना, उसको समझना होगा। उसके सामने आज जो मिल रहा है वो कुछ भी नहीं, ऐसा मैं तो कहूंगा। इसलिए सरकार अपने लेवल पर काम करेगा, समाज ने भी एक दूसरे को मिल करके उसको आवश्यकता है, उसको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है, उसको सम्मान है, उसकी सहभागिता करने की आवश्यकता है। इस प्रकार सामाजिक तौर पर भी ये सब बातों को हमको करना होगा। हम लोगों को मालूम होगा कि 15 नवंबर ये भगवान बिरसा मुंडा जन्म दिवस को भारत सरकार ने भी जनजाति गौरव दिवस ये मनाने के लिए आग्रह किया है। जनजाति समाज तो मनाएगा ही मनाएगा, वो बड़े स्वरूप में मनाना शुरू हो गया। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जनजाति तो थे ही, लेकिन जो देश के लिए बलिदान करता है, आज इस सभागार का नाम उनके नाम पर दिया है। कल्पना करिए 1875 में 9 जून को जिनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर को 1875 में खूंटी जिले के उलीहातू गांव में जिनका जन्म हुआ, और 25 साल की आयु में बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हजारों लोग उसमें शहीद हुए डुमारी पहाड़ पर, इतिहास पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। उनकी मृत्यु जेल में ऐसी हुई कि किसी को पता ही नहीं चला, जहर डाल के मारा ना क्या करके मारा। उनकी लाश जो थी, उनका जो मृतदेह था, एक नाले में फेंक दिया। तो ऐसा महान जो वीर था, जिन्हें जल जंगल जमीन के अधिकार की बात किया, उलगुलान के नाम पर क्रांति खड़ी की, केवल 25 साल की आयु में। सोच सकते हैं हम लोग, उसका इतिहास हमको जानना होगा। और ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं। तो इसलिए इस इतिहास को जानेंगे, समझेंगे,
तो 15 नवंबर का उत्सव ये वो कौन से जाति का है महत्व का नहीं है, ही इज अ नेशनल हीरो फॉर अस। जो देश के लिए बलिदान करता है वो नेशनल हीरो होता है। और इस रूप में देखकर हम इस नगर में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। सभी समाज के लोग, जनजातीय समाज के लोग, नगर के लोग एकत्रित आए, जैसे दिवाली है ना, उसी प्रकार ये भी बनाए। सामाजिक समरसता का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है क्या, इस पर हमको सोचना होगा। तो ये समाज को एक साथ लाने के लिए ऐसे भी कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस प्रकार ये विभिन्न रूपों में जनजातीय समाज के बारे में हम जानकारी लेते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत बार ये अंग्रेजी शब्द बड़े खतरनाक होते हैं, ये ट्राइब कहते हैं। तो ट्राइब का अर्थ तो कोई बहुत बड़ा अच्छा ऐसा कहते नहीं है। एक कबीले जिसको बोलते हैं ना, तो उनको ट्राइब कहा जाता है, जिसका कोई कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं, एक असभ्यता से घूमने वाले। तो भारतीय समाज कभी भी ऐसा नहीं था। वो तो जंगलों में रहता था। वीर जो चाणक्य था, उन्होंने बताया था चंद्रगुप्त को कि ये जो वनवासी समाज, जो वीर योद्धा है ना, उनको आटविक कहते थे। इनको साथ कोई संघर्ष नहीं करना, वो अपने लोग हैं, उनकी अलग जीवन पद्धति, उनको रहने दीजिए, उनके अपने स्टाइल से उनको रहने दीजिए। आवश्यकता पड़ेगी तो देश के बारे में पहली तलवार उठाने वाले वही समाज है, वो जानते थे। तो इस प्रकार का ये सारा समाज जो है, इसके बारे में हम जानना होगा। लेकिन ट्राइबल कहा, उनको पिछड़ापन को देखा, उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री में भी ऐसा ही दिखाया, और इसलिए उनके हर चीज के बारे में हम नगर के बोलते हैं ये तो अंधश्रद्धा है, ये तो बैकवर्ड है, ऐसा कहते हैं। ये अंधश्रद्धा हमारी है कि हम उनकी श्रद्धा को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी का उदाहरण देता हूं मैं आपको। जशपुर जो हमारा केंद्र है कल्याणाश्रम का, वह 26 दिसंबर को हर वर्ष बड़ा कार्यक्रम होता है, स्थापना दिवस होता है, जैसा बताया पहले। तो इस वर्ष अभी 2022 26 दिसंबर के समय भी तो वहां बहुत बड़ा एक मेला लगता है। लगभग 100 से अधिक नृत्य टोलियां आती है, 8-10 हजार लोग नृत्य करते हैं, पूरा दिन भर सारा जोश से कार्यक्रम चलता है। तो वहां एक डॉक्टर प्रवीण करके गए थे, वो वहां हॉस्पिटल में काम दे सेवा दे रहे हैं। उन्होंने देखा कि एक दिन 2 दिन पहले प्रैक्टिस करे, 2-4 ढोल बजने लगे, तो मधुमक्खी के बड़े बड़े छाते हैं वहां पर। तो मधुमक्खियां बाहर आकर काटने लगी, लोगों को परेशान होगी सब लोग। तो क्या किया जाए? तो गांव के वो लोग बोले डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, परसों हो जाएगा सब ठीक। तो क्या ठीक होगा, अभी 2-4 ढोल बजा रहे तो इतना हो गया, तो कल 100 ढोल बजेंगे तो परेशान कर देंगे। नहीं बोले चिंता मत करो। तो क्या होगा? नहीं बोले हमारे जो बैगा को कहते हैं उरांव समाज का, वो आकर ठीक कर देगा। बोले क्या है, आप अंधविश्वास है ये मत बताओ। बोले वो ऐसा नहीं होगा। तो गांव वाले बोले भाई साहब आप ध्यान तो दो, थोड़ा मानो सही। तो जिस दिन कार्यक्रम था तो बैगा को बुलाया और बताया मधुमक्खी तकलीफ दे रही है। बोले कोई बात नहीं है, क्या करेंगे? डॉक्टर भी वहां बैठा था, उसको विश्वास ही नहीं, क्योंकि एमबीबीएस तो वैसा वो इसमें कैंसर का स्पेशलिस्ट है। तो उन्होंने बताया कि ये अंधविश्वास ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं उड़ेंगे। तो बोले क्या करेंगे? नहीं, मैं बोला बैगा ने बताया मैं उनको बांध दूंगा। बांध देंगे? कैसा? बोले मंत्र से बांध दूंगा। तो उनका विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बोले मैं 24 घंटे से अधिक समय नहीं बांध सकता हूं उनको। तो बोले ठीक है। तो सवेरे आया, पूजा किया, बोले बांध दिया। और उस दिन ऐसे ही 100 नृत्य टोली आई, गाना हुआ, सब ढोल बज रहे थे, एक भी मधुमक्खी बाहर नहीं आई। शाम में जो समय हो गया तो बोला कार्यक्रम हो गया ना, अभी मधुमक्खी को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अरे वो भूखी रह गई होगी ना। और पता चला कि वो जो बैगा जा था जिसने नहीं खाता है, वो भी नहीं खाना खाता है। और जैसा ही उन्होंने मंत्र से छोड़वा दिया, फिर वो उड़ने लगी। तो डॉक्टर बोला मैं अंधश्रद्धा मान रहा था, लेकिन मेरी श्रद्धा अंध थी, इनके ऊपर श्रद्धा ही नहीं थी मेरी। तो ऐसी कई कई बातें जो है ना, वो हमको एक अंधश्रद्धा पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा है, जो टेस्ट ट्यूब में दिखता है, वही साइंस है, वही वैज्ञानिक है, बाकी सब अंधश्रद्धा है। लेकिन ऐसी कई अजूबे हम वहां जाने के बाद देख सकते हैं। तो इस प्रकार हमको इस समाज के बारे में ये सोचना पड़ेगा। इस जनजाति समाज के भी कुछ बहुत बार होता है कि जो उनके अस्तित्व के विषय आते हैं, लाइवलीहुड के संदर्भ में,
तो बहुत बार निगेटिव बातों के कारण उनके तरफ अनदेखी की जाती है। जैसा वो 5वीं अनुसूची होती है, 6ठी अनुसूची होती है, फॉरेस्ट राइट एक्ट उनको दिया है, वो देना है, तो फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इनको फॉरेस्ट दे देंगे तो जंगल काट के खा जाएंगे। अरे 150 साल के बाद आपके पास भी तो जंगल था, किसने काट के खाया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तो काट के खाया है सब जंगल। इनको दे तो दो, 2006 में कानून पास हुआ है, लेकिन देना नहीं चाहते। क्यों? अविश्वास। जो ब्रिटिशों का था वही अभी चल रहा है, तो उसको ठीक करना होगा। उसमें नगर के लोगों की भी भूमिका है। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, वो ठीक से रखेंगे, वो जानते हैं कैसा जंगल को रखना है करके। ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिसके कारण उनके ऊपर अन्याय होता है। कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है तो विस्थापन होता है, तो पुनर्स्थापन का होता ही नहीं है। हमको तो बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन वो जिसके जमीन से उसको हटना पड़ रहा है उसकी दुख तो कभी समझा है हमने? कभी 1 करोड़ लोगों से अधिक लोगों का विस्थापन पिछले 75 वर्षों में हुआ है। उसकी पूछताछ कभी करने के लिए गए हैं? हम जाएंगे तो हमको भी उसके ऊपर कभी कभी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो प्रगति तो होनी है, बट एट व्हाट कॉस्ट, इसको भी सोचना चाहिए। इसलिए प्रगति के विरोधी भी नहीं है, लेकिन प्रगति होनी है तो साथ साथ उनका पुनर्वास भी सम्मान पूर्वक हो। यदि वो विकास का जब मंथन होगा तो एक समाज अमृत पे और एक समाज विष पीते रहे, ऐसा तो नहीं होगा। अमृत का लाभ भी दोनों समाजों को मिलना पड़ेगा। इस प्रकार की भी धारणा हम लेना चाहिए, और इस प्रकार की जो इश्यूज है इस पर भी हम ये देखते जाएंगे। ये जनजाति समाज, मैंने बताया कि कम्युनिटी बेस्ड है, ये हर चीज खुद ही कर लेता है। हमारे एक अरुणाचल प्रदेश में बैठक थी, और बैठक का समय हो गया तो लोग नहीं आ रहे थे। तो फिर पूछा क्या हो गया? नहीं भाई साहब, हमारे घर में ना आग लग गई गांव में, तो 5 घर जल गए। तो अभी क्या हो गया? तो बाहर से कार्यकर्ता, तो डीसी को फोन करो, उसको बताओ, स्कीम बना दो, ये करो। नहीं नहीं, बोले गांव के सब लोग एकत्रित करना। युवा लोग जंगल में गए बांबू तोड़ने के लिए, महिलाएं घर घर से बर्तन जुटा रही है, उनके दाल चावल की व्यवस्था किया है, शाम तक सामान आ जाएगा, कल सब घर बना देंगे, परसों से घर पुनर्स्थापन हो गई उनकी 2 दिन के अंदर। वो कोई डीसी के पास जाता नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं करता, वो खुद अपने बलबूते पर घर बनाता है, सारे जुगाड़ करके देता है, समाज उसको मदद करता है, इसके बदले में कुछ भी नहीं मांगता है। अब ऐसा समाज कहां ढूंढने से मिलेगा? आज छोटी सी कुछ हो गया कि ये स्कीम क्यों नहीं मिली, वो सरकार कुछ नहीं कर रही है, टीवी पर अगर बड़े बड़े बयान देते हैं। गांव में ऐसी बहुत सारी दुर्घटना होती है, जनजाति समाज अपने बलबूते पर सारा कर लेता है। हलमा नाम की एक परंपरा भील समाज में चलती है, आपने सुना होगा। ये झाबुआ में सब लोग आकर के और एक साथ खेती में काम करते हैं, एक साथ सब मिलकर पानी के लिए बड़े बड़े तालाब बनाते हैं। सरकारी योजना का 1 पैसा नहीं लेते वो। ये परंपरा अभी नहीं है, ये हजारों साल से परंपरा है, हलमा नाम की परंपरा। तो ऐसी कई अच्छी चीजें कम्युनिटी की जो हम शहरवासी को मालूम ही नहीं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि देखना है तो आज भी हम जाकर देख सकते हैं। तो इस प्रकार इसकी अच्छाइयां जितनी बनाएंगे बताएंगे उतना ये कम ही है। तो ऐसा ये समाज जो इमेज जो है वो अलग है और रियलिटी अलग है। इसलिए मैंने पहले बताया कि समाज को समझना है तो अनुभूति के आधार पर हमको समझना होगा, और किताबों और पुस्तकों के आधार पर समझने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए ये सारे समाज को भी समय समय पर एकत्रित लाने की दृष्टि से भी बहुत सारे उपक्रम ये चलते रहते हैं। देश को जोड़ने वाली बातें भी होती है, तो ये सब हम करते रहेंगे। और ये जो सारा काम है कल्याण आश्रम में सारे वनवासी क्षेत्र में तो करता ही है। जैसा मैंने पहले बताया कि ये लोग पिछड़े हैं, ये सब मानते हैं, तो कभी कभी लगता है कि इनके लिए भारत सरकार इतना खर्चा करती है, सो कभी कभी गलती से लोग बोलते हैं कि दे आर लाइबिलिटी। मित्रों, ये गलत शब्द है। दे आर नॉट लाइबिलिटी, दे आर एसेट फॉर अस, एसेट फॉर अस। आज जो पद्मश्री अवार्ड मिल रहे हैं ना, आप में देखेंगे इस वर्ष में 106 पद्म अवार्डीज में 17 ट्राइबल लोग हैं, 17, जिनका पॉपुलेशन 9% है, लेकिन अवार्डीज में डबल परसेंटेज उनका है। ये कहां से है? वो अपने गांव में काम कर रहे हैं। हमारे इधर अकोले के रहने वाली राही भाई पोपरे, वो क्या करती है? पारंपरिक बीज बचाती है और सीड मदर के रूप में जानते हैं। आज सब लोग हाइब्रिड के पीछे पड़े हैं, वो पारंपरिक बीज बचा रही है। कोई करेगा माई का लाल? नहीं कर सकता है। वो
भारत ऊपर आने वाला है, वो करती है। लक्ष्मी कुटी अम्मा कहाँ, वो केरल में रहती है। वो सब प्रकार के सांपों पर, विष के ऊपर उसका दवाई है उसके पास, जड़ी बूटी की। और पिछले 40 वर्षों से वो ये सेवा के रूप में करती है। एक पैसे का दवाई का पैसा लेती नहीं वो। लक्ष्मी कुटी अम्मा को पद्मश्री अवार्ड मिला है। उसी प्रकार यादव मोलाई पायेंग का नाम शायद सुना होगा आपने, आसाम में। और एक मिसिंग जनजाति का छोटा बालक था। आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो वो बार बार ट्रैक बदलती रहती है, बाढ़ आती है तो बदलता है। तो उसके गांव का सारा जंगल लेके चली गई। तो छोटा बालक को लगा कि जंगल कहाँ गया, पिताजी जंगल सब चला गया हमारा, अभी कैसा होगा। तो पिताजी बोले कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसके बालक के मन में आया कि हम जंगल क्यों नहीं बना सकते। इसलिए उसने 10वीं तक की पढ़ाई किया और पढ़ाई छोड़कर के जंगल बनाने में लगा। और 30 साल लगभग अभी जंगल बनाते बनाते बहुत बड़ा जंगल उसने एस्टेब्लिश किया। उसका नाम है यादव मोलाई पायेंग। मोलाई फॉरेस्ट नाम से आप देखेंगे तो गूगल पर आपको मिलेगा। वो पद्म अवार्डी है। 10वीं पास युवक देश के लिए जंगल बनाता है। हमारे यहाँ चैत्राम पवार जी है, जिनका नाम आपने सुना होगा, कभी इस कार्यक्रम में आए भी होंगे। उन्होंने भी 1100 एकड़ का जंगल खड़ा किया है अपने गांव के साथ, जिनको यूनाइटेड नेशन का अवार्ड मिला है। अंशु जोंगसंगपा जो 2 बार और एवरेस्ट चढ़ के आई, 2 बच्चों की माता है, तो वो चढ़ के आई है। आज ओलंपिक में नाम जिनके आते हैं, कविता राउत हमारे नासिक की यहाँ के है। 2 आप देखेंगे तो खेल में आगे है, साहित्य में आगे है, पर्यावरण बचाने में है, मेडिसिन में है, लेखन कला में है, धर्म संस्कृति बचाने में है। तो आप देखेंगे तो इसलिए मैंने बताया कि जनजातीय समाज इज ए बिग एसेट, ये हमको समझना होगा। हाँ ठीक है, कुछ चीजों में आज वो पीछे भी होंगे। क्यों? क्योंकि हमने साथ में लेने में हम भूल गए। और इसलिए आने वाले समय में इसको हमको ये करना होगा। और जैसे ही हमने अभी देखा कि सौभाग्य की बात है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति आज जनजातीय समाज से बिलोंग करते हैं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। उनके यूट्यूब पर आपने काफी चीजें देखी होगी। जीवन में इतना बड़ा संघर्ष करते हुए राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद भी अहंकार नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं है। अभी तेलंगाना में हमारे कार्यक्रम में आई थी। कार्यक्रम क्या था? पुजारी लोगों का सम्मेलन। पहले तो मना कर दिया उनके ऑफिसर ने, पुजारी सम्मेलन नहीं करते, बोले राष्ट्रपति है। वो बोली क्या है, पुजारी सम्मेलन में आऊंगी बोले। और पुजारी सम्मेलन में आई और पुजारी को बताया आप धर्म संस्कृति बचा रहे, आप सही अर्थ में धर्म योद्धा है, ऐसा बताया उनको। और फिर देखा तो उसको दिखा टीवी स्क्रीन पर कि गांव गांव में बच्चे भी उनका कार्यक्रम देख रहे हैं। बोली बच्चों को बोली कि मैं अभी आपके लिए भी बताऊंगी, और बच्चों को भी उन्हें एड्रेस किया। कितनी सादगी, सहजता, सरलता। इसका मूर्तिमंत उदाहरण देखना है तो उनके अंदर देख सकते हैं, मातृत्व का भाव भी देख सकते हैं। इस प्रकार के है। और 1 नवंबर को पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पहाड़ी पर गए थे। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में लगभग 2000 लोग शहीद हुए थे। इतना बड़ा संघर्ष हुआ। हमको बताया जाता है कि वो जालियांवाला बाग ही संघर्ष सबसे बड़ा है। वो तो लोग मारे गए, भगदड़ में मर गए और ऐसे हुए। ये तो मालूम है मरने वाले ही है, इसलिए तो गए थे वहां पर। इसलिए हर क्रांति में हजारों लोग शहीद हुए। ऐसा यदि कोई क्षेत्र है तो जनजाति समाज है, इसलिए इनकी गिनती ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो वहां जाकर प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि ये भूमि नमन करने योग्य भूमि है। तो इस प्रकार की कई बातें आज जनजाति समाज के बारे में देश दुनिया जान रही है, समझ रही है। मित्रों, कल्याण आश्रम भी ऐसे कई अवसर प्रदान करता है। जैसा हमारा नगर के लोगों के लिए वन यात्रा का कार्यक्रम होता है, 3-4 दिन जनजाति गांव में देख के आओ। हम कॉलेज युवाओं को आमंत्रित करते हैं कि छोटे छोटे उपक्रम, चलो आप सर्वे करने के लिए आ सकते हैं क्या 3-4 दिन के लिए, आप मैथ्स पढ़ाने के लिए आ सकते हैं क्या, इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ सकते हैं क्या, ड्राइंग सिखाने के लिए आ सकते हैं क्या। सिखाना ये अवसर है, कहने के लिए, सीखने के लिए जाना है, लेकिन तो एक मौका है उनके साथ इंटरेक्शन करने का, बच्चों के साथ मिलने का। तो हमको ध्यान में आएगा कि ऐसी कई बातें हैं। तो इस प्रकार मौका हमको देते हैं। यहाँ बैठे हुए सभी लोग प्रबुद्ध है, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल लोग हैं, ऐसा मैं कहूंगा। हर व्यक्ति चाहता है मेरा जीवन सफल हो,
सफल माने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई, अच्छी नौकरी सेटलमेंट हो गई, शादी हो गई, मेरे बच्चे भी सेटल हो गए, तो एक यशस्वी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ हम कहते हैं। तो सफल जीवन सब चाहते हैं, लेकिन भारत में केवल सफलता पर्याप्त नहीं, सार्थकता भी होनी चाहिए। और उस सार्थकता में मैं मेरे लिए क्या किया इसकी गिनती नहीं आती है, मैं दूसरों के लिए क्या किया इसकी गिनती आती है। इसलिए कल्याण आश्रम आपका जीवन सार्थक बनाने का अवसर देता है। सबको धन्यवाद।